नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। तो वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर वीडियो जारी करने का आदेश दे दिया है। मस्जिद के अंदर फवारा है या शिवलिंग, इसका सच 30 मई को देश के सामने आ जाएगा। कोर्ट इसी दिन सर्वे का वीडियो और फोटोग्राफी जो है वो जारी करने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला की अदालत में एक और प्रार्थना पत्र दिया था। इस पत्र में मांग की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद में कमीशन ने जो सर्वे किया है उसके वीडियो और फोटो सार्वजनिक ना किए जाएं। इसके साथ ही वाराणसी के जिला जज के पास हिंदू पक्षकारों की ओर से एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर की ज्ञानवापी परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट और वीडियो फोटो पब्लिक डोमेन में लाने और प्रकाशित करने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सर्वे में दावा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के कई सबूत मिले हैं। वहीं इस मामले में वाराणसी कोर्ट में अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों अपने अलग अलग दावे पेश कर रहे हैं। कोई मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर जनता टीवी ने अयोध्या के आचार्य पंडित राकेश से खास बातचीत की है। आचार्य राकेश तिवारी जी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इस समय पूरे देश में नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मंदिर नहीं मस्जिद है, तो वहीं हिंदू पक्ष दलील पे दलील दे रहा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। आइए इस पर खास बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ अयोध्या के संत आचार्य पंडित राकेश तिवारी जी मौजूद हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं और इस मुद्दे को समझने की इनसे कोशिश करेंगे कि आखिर ये दावा आज ही क्यों। आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका जनता टीवी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आचार्य जी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन एक आप लोग लगातार नारा दे रहे थे अयोध्या का तो निर्माण हो रहा है लेकिन काशी मथुरा अभी बाकी है। तो क्या ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा उठाया जा रहा है उस नारे का ही हिस्सा माना जाए? और सवाल ये भी उसके साथ ही कि आज ही ये मुद्दा आपको उठाने का वक्त सही क्यों लगा? हमें पूछना चाहते हैं आपसे, इस टीवी के माध्यम से पूरे संसार के लोगों से जो कहते हैं कि मथुरा में मंदिर या काशी में मंदिर या अयोध्या में नहीं था। काशी विश्वनाथ के नाम से काशी जानी जाती है, विश्वनाथ नगरी जानी जाती है। और क्या किसी विश्व में किसी मंदिर में शिवलिंग है? लेकिन वहाँ सर्वे के दौरान शिवलिंग निकला, तो क्या वो शिवलिंग आज का है? वो पौराणिक नहीं है। और अगर शिवलिंग है तो निश्चित है कि वो मंदिर था, क्योंकि मंदिर में ही शिवलिंग होता है, मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। आप भी संत हैं, आपका सम्मान है, लेकिन बनारस के ही एक वो भी संत ही समझ सकते हैं आप उनको भी, वो लंबे समय से वहां पे पूजा आरती करते रहते हैं। गणेश शंकर जी महंत हैं, उनका एक दावा है कि जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये मंदिर है और ये शिवलिंग है, बल्कि ये झूठ है और अफवाह है। हम 50 सालों से देख रहे हैं इसे कि ये फवारा ही है, ये बल्कि शिवलिंग नहीं है। तो ये गणेश शंकर के बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो तो फवारा मान रहे हैं इसे? वो गलत मान रहे हैं। फुहारा कोई भी संसार में सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि फुहारा पत्थर का नहीं होता है। फुहारा का आकार जो होता है वो जो है आर्टिफिशियल होता है, उसको बनाया जाता है, सुराख होता है, न उसमें सुराख है। और कभी भी गणेश शंकर से पूछना चाहता हूँ कि क्या फुहारा के रूप में 50 साल से आज तक एक दिन भी किसी ने देखा? फुहारा चलाया गया? क्या 50 साल पहले फुहारा था? कुरान में लिखा हुआ है कि जहां भी कोई विवाद होता है वहां अल्लाह इबादत बर्दाश्त नहीं करता है। तो जब नहीं करता है तो चारों तरफ से मंदिर है, अब वहां कैसे नमाज अदा करेंगे? कैसे अल्लाह उस नमाज को स्वीकार करेगा? चारों तरफ बम 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 हर 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 बम बम हो रहा है और बीच में बना हुआ है, आप देखे हैं? तो क्या वहां अल्लाह स्वीकार कर सकता है? इसे स्वतः उनको चाहिए कि हमको सौंप दें और हमारा मंदिर है और हमारी उनकी सौहार्द बनी रहे। आपका बहुत बहुत आचार्य जी धन्यवाद। ये थे आचार्य राकेश पंडित जी। कैमरा राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन रहा। विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों पर रोजगार, कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार, राशन कार्ड सरेंडर समेत कई मुद्दों पर जवाब दिया।
सीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमें अपने कामों से प्राप्त हुआ है। जनता का जनादेश बीजेपी का सम्मान है। सीएम योगी ने कहा कि जनता जानती थी कि कौन शिलान्यास कर रहा है और कौन उद्घाटन कर रहा है। सीएम ने अपने शायराना अंदाज में भी विपक्ष पर हमला बोला। युवा क्या स्थिति थी 2015-16 में हुआ हम टैबलेट बांटेंगे, क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। आज हम दे रहे हैं, बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। और मैं सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें की इच्छा नहीं तो बहाना भी निकल जाता है। आपने बहाना ज्यादा बनाया था, रास्ता नहीं निकाला था, रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया। भारत सरकार कह रही है स्वच्छ भारत मिशन, और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप लोग शौचालय बनाने में एक्सपर्ट हैं। हाँ, क्यों नहीं, ये महारत हासिल है हम पे, हम लोगों ने किया है। क्योंकि शौचालय हमारे लिए केवल एक गरीब के घर में उसकी गरिमा की रक्षा करने का ही माध्यम नहीं बना था, बल्कि बहन बेटियों की सुरक्षा का भी ये माध्यम और उनकी गौरव को बढ़ाने का भी माध्यम हमें मिला। बच्चों को 2 यूनिफॉर्म देना, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी सुविधा, मिड डे मील जैसी व्यवस्था को और अच्छी करने की व्यवस्था करना, अक्षय पात्र जैसी संस्थाओं को इसके साथ जोड़ करके क्वालिटी फूड उन बच्चों को मिल सके, प्रोटीन और विटामिन की पर्याप्त मात्रा उन बच्चों को प्राप्त हो सके, इस पर ध्यान दिया गया। गर्म भोजन उन्हें उपलब्ध किया जा सके, इसके लिए इस व्यवस्था यहां पर लागू की गई। उच्च शिक्षा में भी व्यापक सुधार हुए। और यहां पे माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि कौन से ऐसे आप लोगों ने विश्व स्तरीय संस्थान खोल दिए हैं। हमारे संस्थान वही हैं, आपने उसकी चर्चा स्वयं ही की थी, बजट में भी उसका कुछ बात यहां पर आई है। हम कार्य पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की शर्त पर रोक लगा दी है। साथ ही रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई जमानत शर्त प्रथम दृष्टया असंगत है और दीवानी अदालत के फरमान की तरह लगती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, जिसमें जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जमानत पर लगाई गई शर्त को चुनौती दी है। दुनिया का 8वां अजूबा विवाद का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ जगत गुरु परमहंस आचार्य ने ताजमहल के अंदर भगवा धारण कर जाने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी नेता ने ताजमहल के तहखाने को खोलने की याचिका कोर्ट में दाखिल कर दी। लेकिन अब ताजमहल को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। दरअसल गुरुवार को हैदराबाद से आए 4 पर्यटकों ने ताजमहल परिसर में नमाज की। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने देखा तो उन्हें को सौंप दिया। हालांकि मामले में चारों को जमानत मिल गई, जिसके बाद वो वापस चले गए। लेकिन मामला सामने आने के बाद से ही नया विवाद शुरू हो गया है। इस पर पुरातत्व विभाग ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है और ना ही कोई आदेश है कि ताजमहल और दूसरे स्मारकों में नमाज की कोई अनुमति दी गई हो। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि जब एक वर्ग को नमाज की अनुमति है तो हिंदू पक्ष को क्यों मना किया जा रहा है। मैंने आरटीआई के तहत पूछा था कि ताजमहल में नमाज कब से अदा की जा रही है और किस नियम के तहत अदा की जा रही है। किसी पुरानी पुस्तक में, मुगल कालीन पुस्तक में क्या नमाज अदा किए जाने का उल्लेख है? शाहजहाँनामा और औरंगजेब के समय की समस्त पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया तो पाया उसमें किसी में भी नमाज वहाँ अदा किए जाने का उल्लेख नहीं था। इसलिए मैंने आरटीआई से पूछा था कि ये नमाज कब से की जा रही है और किस नियम के तहत की जा रही है। तो उन लोगों का मुझे उत्तर मिला है कि उनके पास इस संबंध में कोई भी ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब सीधा अर्थ निकलता है कि जो भी वहाँ धार्मिक गतिविधियाँ हो रही हैं वो नियमानुसार नहीं। ताजमहल और विवाद लगातार सुर्खियां बनाए हुए हैं, चाहे वो जगत गुरु परमहंसाचार्य हो या पीएल दाखिल कर भाजपा के नेता। अब गुरुवार को हैदराबाद के 4 पर्यटकों ने
ताजमहल में नमाज अदा कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही बीते दिनों एएसआई ने कुतुब मीनार को लेकर हलफनामा दाखिल किया था कि किसी भी पुरातत्व स्मारक में, जो संरक्षित स्मारक में, उसमें नमाज अदा नहीं की जा सकती। अगर ऐसा है तो फिर ताजमहल में इतने वर्षों से किस बिहाफ पर यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। हर शुक्रवार को यहाँ पर इसके लिए विशेष तैयारी की जाती हैं और ताजमहल बंद रहता है। उसके बाद आगरा के एक इतिहासकार है राजकुमार राजे, उन्होंने दावा किया है कि एएसआई ने उन्हें आरटीआई के जवाब में एक लिखित में जानकारी दी है कि अभी तक उनके पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि कहीं जानकारी हो, शाहजहाँ काल हो, औरंगजेब का समय हो, या किसी अंग्रेज़ों का, या वर्तमान में एएसआई का, भारत सरकार का, कि यहाँ पर किसी भी तरह की नमाज की परमिशन दी हो। जब परमिशन एएसआई के पास नहीं है, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, भारत सरकार ने किसी भी तरह की कोई परमिशन दी हो, तो फिर आखिरकार ताजमहल में नमाज अदा किस आधार पर की जा रही है, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। राजकुमार राजे का यह भी कहना है कि अगर नमाज अदा की जा रही है तो सभी धर्म समान है, भारत एक संविधान पर चलने वाला देश है, तो आखिर हिंदू समाज को, हिंदू समुदाय को पूजा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है आखिर। लेकिन इस मामले में एक बड़ा तूत पकड़ गया है कि आखिर एएसआई किस बिहार पर इतने वर्षों से नमाज अदा करने की परमिशन देती आ रही है। मैं ग्राउंड जीरो से दीप आवाज, जनता टीवी, आगरा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के प्रकोप के साथ ही पेयजल संकट की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। मिर्जापुर जिले में कई गांव में गहरा गया है जल संकट। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या है ग्रामीणों की समस्या, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी में सरकार विकास को लेकर कई योजनाएं लाती है जिससे आम लोगों के जीवन को थोड़ा आसान बनाया जा सके, लेकिन जब बड़े बड़े दावों और वादों के बाद भी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचे तो सरकार के दावों और उसकी वास्तविकता पर सवाल खड़े होना लाजमी है। प्रदेश के ऐसे कई इलाके हैं जहां गर्मी आते ही गहरा जल संकट पैदा होने लगता है और प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पेयजल संकट कई सालों से बना हुआ है, लेकिन सरकार और प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पानी पीने के लिए भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय मिर्जापुर से करीब 70 किलोमीटर दूर हरिया ब्लॉक के लहुरियादह गांव में पानी का संकट कई सालों से है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। गांव के लोगों का पानी का साधन केवल एक छोटा सा पहाड़ी झरना है और कभी कभी तो झरने पर भी पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। हालात इतने खराब है कि इस गांव में 12 महीने टैंकर से पानी की सप्लाई की जाती है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि गांव के लोगों को पानी देने के लिए एक कार्ड बनाया गया है, जिसे दिखाने के बाद ही ग्रामीणों को पानी मिलता है। कार्ड के नियमों के हिसाब से एक परिवार को 15 लीटर ही पानी दिया जाता है। गाँव में हर तीसरे दिन पानी का टैंकर आता है और ग्रामीण इस पानी को स्टोर कर 3 दिनों तक अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी का है। यहाँ अगर पानी हो जाए तो सब समस्या का हल हो जाएगा। कैसे पानी मिल रहा है, कितना मिल रहा है? हो गया, पानी मिल रहा है, एक दिन छोड़ के तीसरे दिन मिलता है। 15 लीटर मिलता है एक आदमी पीछे। शादी ब्याह तो सबसे बड़ी समस्या ही है। यहाँ पर पानी के लेकर के बहुत समस्याएं हैं। यहाँ लोग अपनी बहन बेटियाँ नहीं ब्याहना चाहते हैं, बोलते हैं पहाड़ पर पानी नहीं, कौन अपनी बहन बेटियाँ वहाँ ब्याहेगा। ये आदिकाल से हम जब से देख रहे हैं, लगभग मेरा 40 वर्ष मेरा उम्र हो चुका है और उसके पहले से ये समस्या यहाँ पे बनी हुई है। कैसे पानी सप्लाई कर रहे हैं, कितना निकल रहा है? पानी के स्रोत यहाँ पे बरसात के समय तो रहते थे, कुछ झरने वगैरह के माध्यम से पानी और कुछ तालाब वगैरह में भर जाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पानी का लेवल नीचे जा रहा है, जिससे पानी अब आए दिन यहाँ पे 12 महीने पानी की किल्लत हो गई है। कार्ड बनवाया गया है कि जिससे आपस में लोग लड़े भिड़े न और कायदे ढंग से उस पानी का समुचित तौर तरीके से इस्तेमाल करें। कार्ड से हमारी एंट्री हो गई कि कितना डिब्बा पानी, कितने गैलन पानी हमारे डेली यूज में आ रहे हैं, कितना लग रहा है, कब किस मौसम में हमें पानी को घटाना है, बढ़ाना है, किस भी तरीके से। कभी पानी समिति की यहाँ एक समिति बनाई गई, उनकी एक बैठक वगैरह करनी है, तो उस कार्ड में सारे परिवार का हमारे पास डेटा और डाटा उपलब्ध है और जिसके मुताबिक उनको सब पानी दिया जा रहा है। जिले के कई गाँव में पानी का गहरा संकट है। आपको बता दें कि हलिया, लालगंज, राजगढ़, पहाड़ी और मझवा ब्लॉकों के
लगभग 150 गांवों में वाटर लेवल नीचे होने से पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जहां पानी का संकट है वहां टैंकर से आपूर्ति की जा रही है। जल्द ही सभी गांवों में नल से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी गर्मी के कारण हमारे 2 ब्लॉक है, हलिया और लालगंज, जहां पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। मगर हमने ये सुनिश्चित किया है कि जहां जहां पानी की समस्या है वहां टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी मिल जाए। वो जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व भी किए। दावे बहुत सारे हैं और योजनाओं की कागजी तस्वीर भी, लेकिन इसके बावजूद जमीनी हालातों का सच बयां करती इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल तो उठता है कि सरकार की तरफ से जनता के हित को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब ऐसे हालात सामने आते हैं तो दावों की जमीनी हकीकत साफ हो जाती है। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इधर देश में इन दिनों मंदिर, मस्जिद और लाउडस्पीकर को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिसमें दोनों ही पक्षों की ओर से ईश्वर की इबादत में मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने या ना बजाने को लेकर तर्क दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के धनपुरा गांव में 3 मस्जिद और 2 मंदिरों के लाउडस्पीकरों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने का आदेश हरिद्वार जिला प्रशासन को दिया है। जानिए पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। हरिद्वार जिले के धनपुरा गांव में रहने वाले 72 साल के तालिब हसन और 34 साल के अमित कुमार यूं तो अलग अलग समुदाय के हैं, लेकिन बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों को शिक्षा को लेकर दोनों एक जैसी राय रखते हैं। तालिब हसन और अमित कुमार का कहना है कि उनके गांव में मस्जिद और मंदिरों के लाउडस्पीकर से पैदा होता ध्वनि प्रदूषण बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा दोनों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में इसके लिए जनहित याचिका भी दायर की थी। अभी तक सर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमने आदेश जो हाई कोर्ट के आए थे वो 8 अप्रैल को आदेश आए थे और हमने डीएम साहब के पास 21 अप्रैल को हमने आदेश की कॉपी डीएम साहब के पास दी थी और उसके बाद डीएम साहब ने 26 अप्रैल को एडीएम के पास कॉपी दी थी और एडीएम साहब ने 27 अप्रैल को आदेश कर दिए थे, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये 2 साल से गाँव के अंदर जो मस्जिद मंदिर है इन्होंने ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा कर दिया है। इससे पहले कुछ नहीं था यहाँ। 2 साल से हम इसमें लगे हुए थे तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर उसके बाद हम वकील के पास गए, उन्होंने कहा भाई 2 आदमी आप रिट डाल सको, तो फिर हाई कोर्ट में रिट डाली। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लिखा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अगर धार्मिक स्थलों में इससे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है तो उसे रोकना प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होगी। वहीं हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश का पालन कराने की बात कह रहे हैं। ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय का आया था और संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इसका अनुपालन करने के लिए मेरे द्वारा भेज दिया गया था। अभी 2 दिन पूर्व कुछ लोग मुझसे मिले थे और उसमें उन्होंने बताया था कि अभी इस आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया है, तो इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और मैंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को बता दिया है कि चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है तो इसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन में इसके अनुपालन आख्या हम लोग प्रेषित करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट का मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउडस्पीकर हटाने या आवाज नियंत्रित कराने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन लोगों के विरोध के बिना धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण कम करवा पाता है या फिर नहीं। हरिद्वार से विकास खरे की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने की घोषणा की है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और सुरेखा डंगवाल कमेटी के सदस्य होंगे। इस पूरे मामले पर सीएम धामी ने ट्वीट किया है कि देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के लिए माननीय न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता यूसीसी के क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से दी है।
इधर नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान छात्रों को उपाधि, मेडल और नगद पुरस्कार दिए गए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि 2 साल कोरोना की चुनौतियों के बाद भी कुमाऊं विश्वविद्यालय उपलब्धि पाने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि के बाद भी सुधार की आवश्यकता है। राज्यपाल ने 120 में से 95 गोल्ड मेडल छात्राओं को मिलने पर खुशी जताई है। आगामी 30 मई को सोमवती अमावस्या का स्नान है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसी को लेकर आज हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक बैठक की गई। बैठक के विषय में अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी दी कि इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं 30 तारीख को सोमवती अमावस्या है और जैसा कि अपेक्षित है इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। इसके लिए हम लोग अपना ट्रैफिक प्लान और जो पैदल यात्रियों का जो प्लान है वो हम तैयार कर रहे थे। इसमें जो भी हमारी थोड़ा बहुत बॉटल नेक्स हैं उनको दूर करने के लिए आज मैंने सारे अधिकारियों की यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी और इसमें जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं उनको हम अगले 2-3 दिन में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उस दिन बहुत अधिक भीड़ होगी, तो आपके माध्यम से मैं ये भी एक संदेश देना चाहूँगा कि अनावश्यक लोग उस दिन ना इधर उधर घूमें, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक का प्रेशर है। इधर हरिद्वार में मंगलौर के सिसाडा गांव में किसान ने फसल में कीटनाशक का छिड़काव किया, जिससे फसल बर्बाद हो गई। किसान का आरोप है कि गुरुकुल नारसन की एक निजी दुकान से कीटनाशक लेकर छिड़काव किया था, लेकिन जब किसान ने दुकानदार को इसके बारे में बताया तो उल्टा दुकानदार किसान से उलझ गया। फसल बर्बाद होने के चलते किसान के सामने अब आजीविका का संकट पैदा हो गया है। इस पूरे मामले में सरकार से गुहार इस किसान ने लगाई है मदद की। मेरे खेत में थोड़े दवाई खराब हो गया, मच्छर आ गया था जी। मैं दुकान से दवाई लेने के लिए गया जी, उसने दवाई दे दी। उस दवाई को स्प्रे करने से मेरा खेत सारा चौपट हो गया जी। करेला और खीरा मैंने लगा रखा था जी। 3 बीघे का मेरा खेत है जी। और जी बहुत अच्छा मेरा खेत चल रहा था, जिससे मैं अपने बच्चों की और ब्याह शादी के लिए भी मैंने कर्ज लेकर इसमें पैसा लगा रखा था जी। तो इसके लिए मुझे सरकार या दुकानदार को भी थोड़ा वो करेजा दंडित सूचना दी थी जी। उसके पास में गया था, चल मेरा खेत देख ले। उसने मेरे को और उल्टा वो दिया, बोला मैं ना तेरा खेत देखता, मैं अपना जो तेरे पास हो कर ले, मैं नहीं जाता दुकान से। न करेले की और इसकी खीरे की फसल लगा रखी थी। ये दवा राजकुमार से और गुरुकुल से दवा लाया। इस दवा के कारण इसका खेत नष्ट हो गया, इसलिए हम यहाँ लोग सब इकट्ठे हुए जी। बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी सूचना दी इन्होंने किसके द्वारा? इसने दी अजी इसकी सूचना दुकानदार को, दुकानदार ने हाथ खड़े कर दिए। आगे के लिए यही प्रयास है, मान लो इस किसान को जो इसका हर्जाना मिला, जो इसकी लागत था वह मिल जाए जी। आगे इसका जो चमास्या का जो खर्चा वो बिल्कुल चौपट हो गया जी। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।